Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 6th. I welcome all of you in today's geography class. We have read about the major domains of the earth. Yesterday we have discussed about oceans. कल हमने समंदरों के बारे में और सीज के बारे में थॉरोली डिस्कस किया था। तो आज हमें एटमॉस्फेयर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करना है। एटमॉस्फेयर जो है ये एक गैस का लेयर है जो ज़मीन को सराउंड करता है। ये एक पतला ब्लैंकेट ऑफ एयर है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ये इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट अर्थ है। जो प्लेनेट अर्थ है इसका ये इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल एस्पेक्ट है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें हवा प्रोवाइड करता है, जो हवा हम सांस के ज़रिए से अंदर लेते हैं, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज जो होते हैं। एटमॉस्फेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर की हाइट जो होती है ये 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर्स होती है इसकी हाइट। ये एटमॉस्फेयर जो है इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड है। ये डिवाइडेड 5 लेयर्स हैं इसके कंपोजिशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी उसके हिसाब से इसके 5 लेयर्स हैं। ये लेयर्स जो हैं ये स्टार्ट होते हैं ज़मीन की सतह से, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यानी ज़मीन की सतह जो है वहाँ से ये लेयर्स जो हैं ये शुरू होते हैं। इसकी पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। फिर है उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, उसके बाद है थर्मोस्फियर और उसके बाद है फाइनली एक्सोस्फियर। जो एटमॉस्फेयर में जो है मेनली इसमें नाइट्रोजन होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है, जो कि 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर होता है। उसमें 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है 21%, और बाकी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एर्गॉन है और बाकी गैसेस हैं। बाकी गैसेस जो है वो सिर्फ 1% हैं बाय वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन जो है ये ज़िंदगी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए ऑक्सीजन नहायत ही ज़रूरी गैस है। और जबकि नाइट्रोजन जो है ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है नाइट्रोजन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल कम तादाद में मौजूद है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? ये हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। जो हीट रेडिएट होती है ज़मीन से, उस हीट को ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है। इस तरह से इस प्लेनेट को ये वार्म रखने में मदद देता है। तो और ये प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। इस फिगर में, फिगर 5.4 में आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो हैं। सबसे पहला लेयर जो ज़मीन की सतह के ऊपर है वो है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है मेसोस्फियर, उसके बाद है थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये आप मेमोराइज़ करेंगे। जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं इनको आप मेमोराइज़ करेंगे ज़बानी। इसके बाद जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, ये हाइट के हिसाब से वेरी करती है। इसकी डेंसिटी जो है हाइट के हिसाब से वेरी करती है। मैक्सिमम डेंसिटी इसकी जो है वो समुंदर पे होती है, और
उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती रहती है। जितना जितना हम साथी समंदर से ऊपर जाएंगे उतना उतना ये डिक्रीज़ होती है इसकी डेंसिटी। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में इस डिक्रीज़ की वजह से, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है, जितना जितना हम समंदर साथी समंदर से ऊपर की लेवल पर जाएंगे उतनी उतनी फिर इसमें डेंसिटी जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्लाइंबर्स जो हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है ये डिक्रीज़ होती है जितना जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे। इसीलिए जो क्लाइंबर्स हैं उनको अपने साथ क्या लेना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़ते हैं, ताकि उनको हाई आल्टीट्यूड्स में सांस लेने में दुश्वारी ना हो। तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है जितना जितना हम अपवर्ड्स जाएंगे, जितना जितना हम ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर जाएंगे उतना उतना वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, यानी दर्ज हरारत गर्मी जो है वो कम हो जाती है जितना जितना हम ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करता है ज़मीन पर, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करता है। दिस वेरीज़ फ्राम प्लेस टू प्लेस। कुछ एरियाज़ पर हाई प्रेशर होता है और कुछ एरियाज़ में लो प्रेशर होता है। और एयर जो है ये मूवमेंट भी करती है, इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो दिस मूविंग एयर इज नोन एज विंड। इसके बाद बायोस्फीयर है द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर का जो एक नैरो जोन है, ये है कंटेक्ट ज़मीन, पानी और हवा, इसके दरमियान जो कंटेक्ट है उस लेयर को बायोस्फीयर कहते हैं। ये उस जोन में है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है। ये बायोस्फीयर जो है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है ये सिर्फ ज़मीन के लिए मखसूस है। तो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो साइज़ में मुख्तलिफ़ होते हैं एक दूसरे से, फ्राम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। सबसे छोटे जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, और सबसे बड़े जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें ह्यूमंस भी हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, सर्वाइवल के लिए लिंक्ड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में, इनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं इनटू द प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। जो तीन डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की लाइफ पर असरअंदाज भी होते हैं इन सम वे और द अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम जंगलात काटेंगे अपनी नीड जो है वुड की वो पूरी करने के लिए, या लैंड को क्लियर करने के लिए एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, इससे फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल हो जाएगी फ्राम स्लोप्स। इस तरह से अर्थ की सरफेस जो है ये चेंज हो सकती है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ भी, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह हैं, तो उससे सबमर्जेंस ऑफ लैंड हो जाती है, एज हैपन इन द केस ऑफ सोनामी रिसेंटली। सोनामी की वजह से भी आपने देखा होगा किस तरह से सबमर्जेंस ऑफ लैंड हुई। पार्ट्स ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये सबमर्ज्ड अंडर वाटर हैं। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होता है लेक्स में, दरियाओं में, इसकी वजह से वाटर जो है वो अनसूटेबल हो जाता है फॉर ह्यूमन यूज़, और इसके अलावा ये डैमेज करता है बाकी फार्म्स ऑफ लाइफ जो है उनको भी डैमेज करता है। इसके साथ साथ इमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है, जो इंडस्ट्रीज़ से फाजिल मवाद निकलते हैं, थर्मल प्लांट्स जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स और गाड़ियाँ, इसकी वजह से ये हवा जो है ये आलूदा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। लेकिन इंक्रीज़ जब हो जाती है CO2 में, इट लीड्स टू इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है फैक्ट्रियों की वजह से या गाड़ियों के धुएं की वजह से, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो इसलिए
नहायत ही ज़रूरी है कि हम गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का लिमिटेड यूज़ करें, ताकि ये बैलेंस जो है ज़मीन पर ये मेंटेन रहे। क्योंकि कुदरत ने जो बैलेंस बनाई है, ये बैलेंस तभी मेंटेन रह सकती है जब हम कम से कम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करें। इसकी बैलेंस तभी बरकरार रह सकती है जब हम कम से कम एक्टिविटीज़ करेंगे, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्रीज़ का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इस तरह से बैलेंस नहीं रहती है। जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, उनमें आपस में वो बैलेंस जो है कुदरत ने रखी है, वो बैलेंस ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन ऑफ फैक्ट्रीज जो है वो रोकना चाहिए और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस तरह से हम इसमें बैलेंस बरकरार रख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का अहम रोल बनता है, क्योंकि आप फ्यूचर के सिटीजन्स हो। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा ना हो, इसलिए हम गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें और फैक्ट्रीज़ का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी से जो है वो निजात हासिल कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल जानकारी हासिल की। तो कल इंशाल्लाह आपको मैं इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो लिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।